हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी में हम पूरक पुस्तिका आपकी, जो कि भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित ये पुस्तिका है और इसे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था और ये भारत की खोज इसका हिंदी अनुवाद है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी बुक का जो पहला टॉपिक है, जिसमें हमने अहमदनगर का किला, इसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी उस जेल में आए और उन्होंने बताया कि वो अब जो है इस जेल में 9वीं बार, यानी कि अब जो है इससे पहले वो 8 बार जेल जा चुके थे। तो यहाँ का वृतांत बताते हैं, इसके बारे में वो बताते हैं क्या कुछ उन्होंने उस जेल में काम किया। पहले उन्होंने खुदाई की, वहाँ बागवानी का काम किया, लेकिन बाद में एक आधिकारिक जो है उनको आदेश नहीं था कि वो आगे खुदाई करें, इसलिए उन्होंने अब जो है कुदाल छोड़ करके कलम लिखना शुरू किया है। अब कलम हाथ पे करने के बाद, यानी कलम को जब उन्होंने उठाया, तब उनके सामने एक चुनौती था कि वो विषय क्या चुने, उनके लिखने का विषय क्या होगा। तो वो कहते हैं कि मैं अपने वर्तमान के बारे में तो नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा ये अभी उनको नहीं पता। क्योंकि कहा उन्होंने कि जब तक मैं स्वतंत्र नहीं होता, यानी कि मेरा देश जो है जब तक स्वतंत्र नहीं होता, तब तक जो है वो इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं, भविष्य के बारे में वो नहीं लिखेंगे। इसलिए वो अपने अतीत के कुछ पलों की तरफ, अतीत के बारे में लिखते हैं। इसी का दूसरा टॉपिक है यहाँ पर आज तलाश। तो इसमें जो है अतीत, भारत के अतीत की झांकी। तो हमारे भारतवर्ष के जो अतीत की झांकियों के बारे में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं। आइए क्या लिखते हैं वो आगे इस टॉपिक में, कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। कहते हैं जो साल गुजर गए हैं, जो बीत चुके साल हैं, उन सालों में उनके मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। यानी मैं अपने भारतवर्ष को समझा, उसका और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। अब यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि बीते कुछ सालों में, क्योंकि वो दौर था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हर ओर, तो वो दौर था स्वतंत्रता के लिए जो है जगह जगह जो है लड़ाइयां चल रही थी, संग्राम चल रहा था। तो कहते हैं बीते कुछ सालों में मेरे मन में भारत ही भारत है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतवर्ष को गुलाम कर दिया था और अब जो है अंग्रेजों की जो गुलामी है वो भारतीयों के जो है सहन से दूर हो गया था। इसलिए अब जो है हर भारतीय चाहता था कि वो जो है अंग्रेजों के चंगुल से छूट जाए, अंग्रेज जो है यहाँ से भाग जाए। तो अब कहते हैं बीते कुछ सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। यानी मैं समझता रहा कि हमारे भारतवर्ष की संस्कृति कैसी थी और उसको जो है स्वयं अपने जो है उसके प्रति, यानी कि अपने देश के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का जो है मैं विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की। कहते हैं मैंने अपने बचपन की तरफ जो है लौट करके कुछ बातें मैंने याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। देखिए हमारे बचपन की कुछ यादें होती हैं जिनको हम बहुत जो है तरोताजा रखते हैं। कुछ ही घटनाएं होती हैं, बाकी सारी घटनाएं हमारे लिए धुंधली बन जाती हैं, उनको हम बिल्कुल जो है तरोताजा तरीके से जो है उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसी अवधारणा में, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने अतीत में लौटकर उन बचपन की यादों को मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर से जो है उसे महसूस करना चाहता हूँ कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति
सत्य को पूरी तरह खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके कि आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। देखिए, ये आधुनिक भारत की बात नहीं है, ये उस समय के भारत की का विश्लेषण नेहरू जी कर रहे हैं जिस समय वो अंग्रेजों के गुलाम थे। जिस समय जो है अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया था, उस समय के भारत, आज के भारत की विश्लेषण नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आज विश्व स्तर पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो उस समय के भारत की यहाँ पर नेहरू जी विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों आखिर जो है अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, इसका क्या कारण है। क्योंकि एक गुलाम भारत का जो है वो उनके मन में कई तरह के प्रश्न आते थे कि एक विशाल भारत को चंद अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपना गुलाम बना दिया, अपनी कूटनीतियों से, अपनी चालाकियों से भारत को अपना गुलाम बना दिया। इसका क्या कारण है, इन सभी बातों का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर नेहरू जी। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं आखिर यह भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। हमारा भारत देश जो है प्राचीन काल से जो है लगभग आज से 5000 वर्ष पहले भारत की जो संस्कृति है वो विश्व में विख्यात थी। यहाँ पर इतना सारा धन सोना चांदी था कि विदेश के लोग यहाँ आया करते थे, यहाँ की यात्रा करके यहाँ की विशेषताओं, यहाँ की संस्कृति को देखा करते थे। यहाँ की जो इमारत थी, यहाँ के जो भव्य भव्य जो इमारतें थी, उन सबको देखने के लिए यहाँ पर विदेश से लोग आया करते थे। तो देखिए यहाँ पर नेहरू जी जाते हैं पीछे अपने अतीत में, कहते हैं आखिर यह भारत है क्या, अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। हमारा भारतवर्ष जो है पहले किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया है। यानी कि वो प्रश्न कर रहे हैं कि हम तो पहले कितने शक्तिशाली थे, विश्व स्तर पर जो है भारतवर्ष का नाम था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपनी सारी शक्तियों को खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। अब प्रश्न उनके मन में आते हैं कि हमारा भारत देश जो है एक विशाल संस्कृति का देश है, एक जो है शक्तिशाली देश था, और क्या जो है इसमें कमी रह गई, उसने जो है अपनी प्राचीन शक्तियों को जो है खो दिया। तो प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके कि आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। यानी कि आज हमारे देश के पास, क्योंकि अब जो है हमारा देश क्या है, अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय की बात, जब इन्होंने ये किताब लिखी थी उस समय की ये बात कर रहे हैं कि आज हमारे देश के पास आखिर है क्या, एक विशाल जनसंख्या है, और इसके अलावा विश्व स्तर पर हमारा देश जो है किस आधुनिकता के लिए, क्या वो और देशों से जो है उस तालमेल खा पाता है, क्या उसका जो है अन्य देशों से जो है वो समानता कर सकता है। तो कहते हैं क्या इस विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके, जिस विशेषता को जान करके ये कह सके कि आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। आगे कहते हैं नेहरू जी, भारत मेरे खून में रचा और बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजरों से जो है देखना शुरू किया है। नेहरू जी कहते हैं मैं एक भारतीय हूं और भारत की स्वतंत्रता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। नेहरू जी ने कहा कि भारत जो है, भारत का जो खून है वो मेरी रगों में बसा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत को जो है एक बाहरी, यानी कि बाहर से जब कोई व्यक्ति देखता है ना किसी को, तो उसकी कमियों को वो जानना चाहता है, वो उसकी कमियों को देखता है, क्योंकि आप अपनी कमी को तो स्वयं कभी देखेंगे नहीं, अपने देश की आलोचना आप कभी भी नहीं करेंगे। तो कहते हैं फिर भी मैं इसका विश्लेषण किस तरह से कर रहा हूँ, एक बाहरी जो आलोचक होता है उसकी नजर से देखना शुरू किया कि एक बाहरी व्यक्ति जब आता है, आलोचक जब आता है, वो किस तरह से भारत की आलोचना करेगा। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। तो आलोचना हम किसकी करते, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। तो कहते हैं मैं ऐसी नजरों से जो है भारत का विश्लेषण कर रहा था,
भारत को देख रहा था, और वो भी ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से ऐसे अवशेष हैं जिन्हें उसने देखा था और नापसंद करता था, उन्हें वो पसंद नहीं करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो कहते हैं पहले मैं भारत को जो है किधर से देखा, पश्चिम के रास्ते से मैंने देखा था, और उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? तो अब यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि मैं भारत को जो है एक आलोचक की दृष्टि से अब देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो है अपने अतीत की तरफ जाते हैं। कहते हैं मैं एक बाहरी आलोचक की नजरों से उसे देखना शुरू मैंने किया भारत को, और आलोचक भी ऐसा जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा, यानी भारत से जो है मैंने कहां से देखना शुरू किया, पश्चिम के रास्ते से। मैंने उसी भाव से देखा जैसे संभवतः कोई पश्चिमी मित्र जो है उसे देखा होगा। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, यानी कई प्रकार की जो शंकाएं हैं मेरे अंदर जो है वो उठ रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के पास टीले पर खड़ा था। तो अब जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारे देश की जो एक बहुत पुरानी सभ्यता है, मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो अब उन्होंने मोहनजोदड़ो नाम की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विश्लेषण करना शुरू किया। कहते हैं कि जिसका जो समय है वो लगभग 5000 वर्ष पहले। देखिए हमारा भारत की जो सभ्यताएं थी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो है ये लगभग जो है 5000 वर्ष पहले इसका बताया जाता है पुराना, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। तो कहते हैं हमारा भारत इतना विकसित था कि लगभग आज से 5000 साल पहले भी एक विकसित सभ्यता हमारे देश में थी। ठीक है, क्योंकि वो विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर अंग्रेजों ने भारत को जो है क्यों गुलाम किया, हमारा भारत क्या है, क्या इसकी सभ्यता रही है। तो इन्होंने यहाँ पर पहले इन्होंने पश्चिम से जो है एक आलोचक की तरह जो है ये भारत का विश्लेषण कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। कहते हैं मैंने पश्चिम से देखा और अब जो है उत्तर और पश्चिम से मैं देख रहा हूं, जहां पर सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। तो अब जो है यहाँ पर खड़े होकर वो जो है उसका विश्लेषण करते हैं। कहते हैं मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी। तो जब मैंने उस सभ्यता को देखा तो वहां पर जो प्राचीन काल के घर थे और साथ में, ठीक है, तो अब जो है वो इस सभ्यता को देख रहे हैं। कहते हैं ये जो नगर बने हुए हैं, जो ये घर बने हैं, ये घर इतने नए नहीं है, इतने आधुनिक नहीं है,
लेकिन ये जो सभ्यता है इसको देख करके कहते हैं इसका जो समय बताया जाता है वो लगभग आज से 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता भी थी। इस नगर में एक प्राचीन और एक विकसित सभ्यता थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा मोहन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, किस प्रकार के जो है वहां भवन बनाए गए थे, किस प्रकार के वहां मकान थे, किस प्रकार की जो एक विकसित सभ्यता थी। तो कहते हैं इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण यह है इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिकता भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। पारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसके सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो अब नेहरू जी क्या कहते हैं कि जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कहते हैं ये आधुनिक भारत का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कई अधिक समय तक जो है निरंतर बनी रहे, और कहते हैं वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। अब भारत में जो है फारस के, मिस्र के, ग्रीस के, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों ने जो है यहाँ पर निरंतर जो है वो यहाँ पर आए, यहाँ की उन्होंने यात्रा की, और कई जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने यहाँ भारत पर जो है कई पुस्तकें भी यहाँ पर लिख डाली और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को वो यहाँ से बाहर के देशों में भी ले गए। उसका बराबर जो है निकट संपर्क रहा, यानी आना जाना रहा, संपर्क यानी आना जाना। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, जहां तक ये कहते हैं नेहरू जी कि भारत ने भी उनको प्रभावित किया और स्वयं उससे प्रभावित भी हुआ, क्योंकि जब हमारे साथ कोई नई संस्कृति के लोग आते हैं, हम किसी नई संस्कृति के लोगों के साथ जो है हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, तो वो व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है और हम उनसे जरूर प्रभावित होते हैं। तो भारत से जो तो वो तो प्रभावित हुए ही थे, क्योंकि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति का विश्लेषण किया, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ का जो है हर चीज वो देख करके यहाँ से कई लोगों ने यहाँ पर पुस्तकें लिखी। लेकिन हम भी उनसे प्रभावित हुए हैं, कई जो है चीजें हमने भी उनसे सीखी हैं, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं। फिर भी हमारे देश का जो सांस्कृतिक आधार था वो फिर भी हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? क्या जो है इस मजबूती का रहस्य रहा? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेज स्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ जो है भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। आगे नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन जो साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे जो है सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ जो है भारत की यात्रा की जो दूर से अतीत में यहाँ चीन और पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर और बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। तो अब नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारत के विशाल इतिहास, इसके साहित्य के कुछ अंशों को अपने भारत के इतिहास में पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय जो मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। किस प्रकार के विचार, भाषा की स्पष्टता हमारे भारत के इतिहास में रही, उसके पीछे जो सक्रिय मस्तिष्क यानी कि जो भारत के साहित्य लिखा गया, भारत का जो इतिहास लिखा गया, उसमें जो है किस प्रकार की भाषा की स्पष्टता रही और
सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि जिसे कहते हैं प्रेजेंट माइंड, ठीक है ना। तो प्रेजेंट माइंड, तो सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि में गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन प्राक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत से यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए हुए, कई जो है दूर दूर से आए हुए जो यात्री थे, उनके साथ नेहरू जी ने क्या की है, यहाँ भारत की यात्रा की है और अपनी यात्राओं की दास्तान वो यहाँ पर छोड़ गए थे। पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर जो है विशेष रूप से आकर्षित किया है। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति जो है मेरा विशेष प्रेम रहा, कश्मीर के साथ जो है मेरा खून का रिश्ता रहा और मुझे जो है उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की जो विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। तो अब जो है वो भारत के अतीत में जा रहे हैं। कहते हैं जो हिमालय है, उस हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो भारत के मैदानों में बहने वाली जो विशाल नदियों ने मुझे जो है अपनी ओर आकर्षित किया है और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियों और कबीले, काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग जो है कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो आगे नेहरू जी ने कहा कि इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा है इंडिया, ठीक है। इंडस वैली जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसके आधार पर ही हमारा देश का जो नाम है वो इंडिया पड़ा या हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। तो पहले जो है यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ अनेक प्रकार की जातियां, कबीले और काफिले और फौजें यहाँ आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर, यहाँ नदियों का के बारे में बता रहे हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। देखिए, कई सालों से जो है गंगा को जो है हमारे देश की पवित्र नदी कहा जाता है और आज भी यही जो हमारी सभ्यता है, यही जो हमारी संस्कृति है कि हम गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं। और ये जो सभ्यता थी, ये जो परंपरा है, ये कई सालों से, हजारों साल पहले से चल रही है और आज भी हमारी ये जो है एक धारणा है कि गंगा जो है एक पवित्र नदी है और यहाँ पर लाखों लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो इन सबसे बढ़कर भारत की जो नदी है गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। जब हमारा इतिहास शुरू हुआ तब से ही गंगा नदी जो है हमारे इतिहास में छपी हुई है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। तो आज भी आप जब भी जाएंगे तो गंगा के किनारे पर जो है लाखों लोग आपको जो है हर समय दिखेंगे और जब विशेष त्योहारों में तो गंगा के तट पर जो है इतनी भीड़ होती है तो देखने लायक होती है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो ये जो है हमारे
मैंने पुराणों, स्मारकों और भग्नावशेषों के को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा। तो आगे जो है वो अपने पुरानी मूर्तियों के बारे में बताते हैं भारत के। तो कहते हैं मैंने पुराने जो स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, जिसमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी जो खूबसूरत इमारतों को देखा। तो अब यहाँ पर नेहरू जी बताते हैं कि मैंने कई प्रकार की जो इससे पहले पैराग्राफ में उन्होंने गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी का सुंदर चित्रण किया है कि उसका क्या इतिहास रहा है और क्या उसकी जो है एक पौराणिक हमारी परंपरा रही कि गंगा नदी को हम पहले से ही, जब हमारा इतिहास शुरू हुआ, शुरू से ही जो है इसको एक पवित्र नदी के रूप में हमारी भारतीय जो एकता है वहां पर हम जो है एकत्र होकर के एक हो जाते हैं। आगे इसमें कहते हैं नेहरू जी कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, जिसमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को मैंने देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में, जो कि कुछ समय बाद बनी थी, उनकी खूबसूरत इमारतों को देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर जो है भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। अब यहाँ पर जो है नेहरू जी कहते हैं कि इतना समृद्ध हमारा भारत था, यहाँ पर जो है यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो जो है पूरे विश्व में जो है विख्यात थी। लेकिन क्या कमी रह गई कि भारत में जो है बाहर से लोग आए और उस भारत के लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, गुलाम कर दिया। तो इसलिए जो है वो लिख रहे हैं कि मैं इन सब चीजों को देख चुका हूँ और वो जो है इसके बारे में बता रहे हैं। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। अब आगे नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान होता है, जो कुंभ पर जो है स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। अब ये तब की बात है, ठीक है, और अब तो लगभग जो है जब से हमारा देश जो है आजाद हुआ उसके बाद से जो है अभी भी लोग जो है वहां पर हजारों और सैकड़ों जो है लोग वहां पर, जब स्नान पर्व होता है, कुंभ का मेला जिसको कहते हैं, वहां पर लोग जो है उस समय नहाने जाते हैं, ठीक है। और भी अन्य जो पर्व होते हैं उसमें भी जो है इस इलाहाबाद और हरिद्वार में जो है गंगा के किनारे पर जो है नहाने, स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उसके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते थे। और ये जो परंपरा है, ये जो विरासत है, ये जो काम है, ये आज का नहीं है। ये जो है हजारों वर्ष पहले जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो गंगा स्नान करते थे। और आज वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे, जो हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से, चाहे वो किसी भी कोने में रहता है, वो गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर आता है। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये जो है मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। तो नेहरू जी कहते हैं कि मुझे जो है हैरत होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि वो कौन सी आस्था थी जो हमारे लोग हैं, वो अनगिनत पीढ़ियों से, जिन पीढ़ियों को हम गिन भी नहीं सकते हैं, जो हमारे इतने पुराने पुरखे हैं, जो पहले हरिद्वार में जाकर के जो है गंगा स्नान करते थे, आज भी वही जो है हमारे सामने है। तो कहते हैं भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्रियों और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी है। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा है।
मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए हों, जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबद्ध जो है चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग जो है साफ देखा है। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ जो है अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। तो यहाँ आगे कहते हैं कि जिस पवित्र नदी में स्नान करने हमारे जो अनगिनत पूर्वज हैं, जिनको जो है जिन पीढ़ियों अनगिनत जो पीढ़ियां हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं, वो पीढ़ियां जो है पहले इस गंगा में जो है स्नान करने आते थे। और ये जो परंपरा है आज भी जो है हम आज भी यानी कि ये नदी जो है हमें भी अपनी ओर खींच लाती है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्रियों और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी है। मेरे मन में भारत की तस्वीर थी, उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए, जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता, उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने जो है आ खड़ा होता। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था। ठीक है, 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे जो है सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे जो है एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक जो है सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। आगे बताते हैं नेहरू जी कि फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों से विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल जो है तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जो है धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, क्योंकि वो अतीत के बारे में सोच रहे हैं। मुझे इतिहास के 5000 वर्ष से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो यहाँ पर तलाश में आपका पहला जो टॉपिक रहा, इसको हम पढ़ चुके हैं। इस भारत की खोज पुस्तिका की जो दूसरा अध्याय है तलाश की जो है अलग अलग यहाँ पर टॉपिक में उन्होंने लिखा है। पहले वो भारत के अतीत की झांकियां हमें दिखाते हैं, अलग अलग सभ्यताओं के बारे में बताते हैं कि हमारा भारत देश, हमारी जो पीढ़ियां हैं, किस प्रकार से वो हिमालय नदियों का, हमारी पुरानी सभ्यताओं का, सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो को यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसी जो है इतनी पुरानी सभ्यता जिसको लगभग 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कितनी विकसित वो सभ्यता थी, उन सब के बारे में कहते हैं। हमारा देश जो है इतना प्रबल था, इतनी विकसित सभ्यता हमारे देश में थी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो है अतीत की झांकियों के बारे में हमें बताया है। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, अतीत की झांकी के बाद भारत की शक्ति और सीमा के बारे में वो हमें बताते हैं। तो आगे नेहरू जी लिखते हैं अपनी भारत की खोज पुस्तिका में कि भारत की शक्तियां और सीमा क्या क्या है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि भारत की शक्ति के स्रोत, तो यहाँ पर इन्होंने जो है हमारे भारतवर्ष की जो अतीत की जो झांकियां हैं उनके बारे में बताया है। तो इस तरह से भारत के इतिहास की जो लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के और विजय पराजय के साथ जैसे धीरे धीरे अब मेरे सामने खुलती जा रही है, तो वो जो है अलग अलग झांकियों को
हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे भारत के और नेहरू जी के अतीत की झांकियां हैं। जो जो चीजें उन्होंने यहाँ पर देखी हैं उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। मुझे इतिहास की 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर जो है गहरा प्रभाव डाला था। अब आगे जो नया टॉपिक है इसमें क्लास में, वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, भारत की शक्ति और उसकी सीमा के बारे में। तो इससे पहले उन्होंने अतीत की जो झांकियां थी जिसमें अलग अलग स्मारकों के बारे में, हमारी जो पवित्र नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना के बारे में, साथ में जो यहाँ की पुरानी मूर्तियां हैं, जो एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, उनके बारे में। तो इन अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया था पहले टॉपिक में, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए